हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का। आगे का जो टॉपिक है वो है आइडल टाइम। आइडल टाइम वो टाइम होता है जहां पर जो वर्कर है वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते, वो खाली बैठे रहते हैं या फिर खाली टाइम बच जाता है, उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। और ये जो आइडियल टाइम होता है ये किसी भी वजह से हो सकता है, या अगर जो है कंपनी में मशीनरी जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो गया, या पावर चली गई, या फिर जहाँ से कोई पर्सन अगर फैक्ट्री गेट से लेकर डिपार्टमेंट तक आ रहा है उसको भी हम आइडियल टाइम बोलेंगे, या फिर फैक्ट्री के गेट तक अपने डिपार्टमेंट से लेकर फैक्ट्री के गेट तक जा रहा है उस बीच का जो टाइम होगा उसको भी आइडियल टाइम में जो है इंक्लूड किया जाएगा। आइडियल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर वर्कर ने किसी भी तरह की प्रोडक्शन ना की हो, और वो जो टाइम है वो टाइम जो है इस तरह से ही एक खाली टाइम हुआ हो, वेस्ट टाइम हुआ हो, उसको हम आइडियल टाइम के अंदर कंसिडर करते हैं। सो द टाइम व्हेन द वर्कर डज नो वर्क एंड रिमेन्स आइडियल इज द आइडियल टाइम। सो द आइडियल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर द टाइम लॉस्ट। ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना आप जो भी टाइम लॉस्ट हुआ है, वेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से आप कितनी वेजेस को पे करेंगे। अब आइडियल टाइम होने के क्या क्या कॉजेस होते हैं। पहला कॉज होता है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस वजह से हो सकता है। सो डैट द प्रोडक्शन वर्क शुड गो स्मूथली। तभी जाएगा स्मूथली जब आपकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होगी। अगर जो जितना भी आपका प्रोडक्शन वर्क है उसकी स्मूथनेस, उसकी एफिशिएंसी सारी की सारी प्रॉपर प्लानिंग पर डिपेंड होती है। अगर वर्कर्स को टाइम पर मटेरियल नहीं मिल रहा है या मशीन्स जो हैं काम नहीं कर रही हैं ढंग से, वो फिट नहीं है वर्क करने के लिए, तो टाइम वेस्ट होगा। और प्रोसेस जो है, आपका जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो भी बहुत धीरे होगा, डिले हो जाएगा उस काम को करने के लिए। और वर्कर को उन जो भी प्लानिंग में गड़बड़ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम जो है आइडियल टाइम के अंदर कंसिडर करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है काम करने की तो आपको जो है आइडियल टाइम से नुकसान हो सकता है। फिर है केयरलेसनेस इन सुपरविजन। अगर फोरमैन जो है अपने डिपार्टमेंट में उसकी ड्यूटी है और वो सीरियसली काम नहीं कर रहा है, वो लेबर के काम को नहीं देख रहा, अगर लेबर टाइम को स्पॉइल कर रहे हैं तो वो उनको करने दे रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है सुपरविजन का भी केयरलेसनेस हो सकता है। कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, ठीक है, लेबर जो है स्ट्राइक पे चले गए हैं। अगर इस तरह की कोई भी बात हो रखी है, अब स्ट्राइक पे चले गए तो वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, और प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो वो क्या हो गया, आइडल टाइम हो गया, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हो गए, ट्रेड डिप्रेशन आ गया, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो आपकी कम हो रही है, और जो लेबर है वो अनयूटिलाइज्ड हो रहे हैं क्योंकि आपका जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उस वजह से लेबर का जो है पूरा से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आइडल टाइम जो है वो बच जाता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ अदर रीजंस। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ फेल हो गई इलेक्ट्रिसिटी, मशीन कोई ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है, और टाइम लॉस्ट हुआ है जहाँ पर आप गेट से लेकर अपने प्लेस ऑफ वर्क तक जा रहे हैं, आपको जो है लंच का टाइम मिला है, चाय पीने का जो टाइम मिल जाता है, टाइम लॉस्ट हुआ है एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने के लिए। ये सारे नॉर्मल कॉजेज होते हैं लीड टाइम जो आइडियल टाइम है उसके लिए। और अगर आइडल टाइम जो है इस तरह से भी राइज हो सकता है कि आपकी जो जॉब है, जॉब कीपिंग में मैनिपुलेशन हुआ है, यानी आपको कोई और काम दे दिया और उस काम को करते समय भी अगर आपका किसी भी तरह का जो है टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो भी क्या है, आइडल टाइम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जितने भी अबव कॉजेज हैं आइडल टाइम से रिलेटेड उनको जो है ग्रुप किया गया है, एक प्रोडक्टिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक, ठीक है। प्रोडक्टिव में क्या होता है कि अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं, मशीन की ब्रेकडाउन हो गई, आपको रॉ मटेरियल अभी मिलना है, मिला नहीं है, उसका वेट कर रहा है कोई वर्कर, या फिर जो टाइम लॉस्ट हुआ है गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक पहुंचने के लिए, या प्लेस ऑफ वर्क से वापस गेट तक पहुंचने के लिए, अपनी जॉब तक पहुंचने के लिए, एक जॉब से लेके दूसरे जॉब तक के लिए, ये सारे टाइम जो होते हैं प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव। आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, बैड मैनेजमेंट है, आपके लेबर जो है कन्फ्रंटेशन नहीं है, यानी आपके लेबर के साथ आपका हेल्थी रिलेशन नहीं है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हो गए, जो आपके ट्रेड डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कुछ सीजनल प्रोडक्शन है, कोई ऐसा अनफोर्सिन कॉज हो गया जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था, फायर लग गई, फ्लड हो गया या स्टॉर्म हो गया, इस तरह के जो कॉजेज होते हैं आप उसको इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट। आइडियल टाइम कॉस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए
जो आइडियल टाइम है डज नॉट लिमिट इटसेल्फ, अपने उसमें ही नहीं होता, इसके जो है इस टाइम को भी जो ये आइडियल टाइम है इसको भी रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। द प्लांट, मशीन्स, इक्विपमेंट एंड अदर एसेसरीज ऑल्सो बिकम आइडियल ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इन कंटिन्यूस टू बी इनकर्ड। अगर प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में कोई उसकी वजह से कोई आइडियल टाइम हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उस आइडियल टाइम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको रिड्यूस कर लें। आइडियल टाइम कॉस्ट को जो है डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, एक होती है आपकी नॉर्मल और एक होती है एब नॉर्मल। और नॉर्मल आइडियल कॉस्ट को फर्दरली डिवाइड किया है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में। नॉर्मल आइडियल टाइम वो टाइम होता है जो कि इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी इन कॉस्ट को द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल आइडियल टाइम शुड बी चार्ज। इसको जो है जो आपकी कंट्रोलेबल आइडियल टाइम होता है उसको जो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल को ही कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में किया गया। कंट्रोलेबल यानी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनको जो है आप ओवरहेड एक्सपेंस की तरह चार्ज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी रिलेटेड है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ आइडल टाइम कैन बी फिक्स्ड अपॉन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर वो फिक्स्ड हो जाती है तो कॉस्ट जो है पूरी की पूरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज की जाएगी और बाद में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन कॉस्ट से उसको जो है एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा इस कॉस्ट को, ठीक है। फिर जो है नॉर्मल आइडल टाइम है लेकिन अनकंट्रोलेबल है, इसके ऊपर जो है किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं था। सो अगर ये अराइज हो जाता है ड्यू टू टाइम लॉस्ट बिटवीन द, यानी इसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है। अब जो एम्प्लॉय है वो तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ के फटाफट चला जाएगा, वो जो इतना टाइम तक चल के जाएगा फिर वापस आएगा, किसी जॉब से दूसरी जॉब पर जाएगा। टाइम लॉस जो होगा, मशीनरी अगर मशीन ख़राब है, चाय पीने का टाइम उसका या उसके लंच का टाइम, ये सारा टाइम को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो इनको जो है हम अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम को जो है वो चार्ज किया जाता है इन्फ्लेटेड लेबर रेट से। फॉर एग्जांपल एक जॉब जो है 10 घंटे लेती है कंप्लीट होने की और जो आइडियल टाइम है उस अबव टाइम का वो है 10%, तो रेट जो है लेबर का पेमेंट के लिए वो 2 घंटे का है, 2 घंटे पर आवर, ठीक है। इन केस 9 इफेक्टिव आवर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ ₹20। अब इसमें क्या है, जितने घंटे आपने काम किया है, वैसे तो 10 आवर होते हैं कंप्लीट होने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ 9 घंटे काम किया है तो जो भी कॉस्ट लगेगी वो पूरे 9 घंटे के ऊपर लगेगी, 10 घंटे के ऊपर हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी पूरी कॉस्ट को आप जो है उसी के हिसाब से चार्ज कर लोगे। आइडियल टाइम विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, जो कंट्रोल में ही नहीं है, जिसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं, अगर वो हो जाता है, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, फायर आ गई, फ्लड हो गया, स्टॉर्म आ गया, ठीक है, ये सारे एबनॉर्मल नेचर की हैं। अगर इस तरह के एबनॉर्मल टाइम जो है आइडल टाइम है तो इसको जो है आप कहाँ पर चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी एंड आइडियल फैसिलिटीज़। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपके जो प्लांट हैं उन पे जो है कैपेसिटी थी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, लेकिन आपने जो है कम प्रोडक्शन किया है और जो बाकी का मिनिमम प्रोडक्शन नहीं हो पाया है उसको हम बोलते हैं आइडल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉस इन कैपेसिटी यूजेज, कि आपने अपनी कितनी कैपेसिटी को यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आप मान लो कि प्लांट की कैपेसिटी है 2000 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की, लेकिन उसने कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया है, सिर्फ 1500। सो जितने भी ओनली एज द डिमांड इज लिमिटेड इन द मार्केट में जो है डिमांड सिर्फ 1500 रुपये की थी, तो आइडल कैपेसिटी कितनी रहेगी, 500 आर्टिकल्स की, क्योंकि ये वाली जो कैपेसिटी है आपने इसको यूज़ नहीं किया, जबकि उसके पास कैपेसिटी थी कि वो इस आर्टिकल और 500 आर्टिकल को प्रोड्यूस कर सकती थी। आइडियल टाइम इज़ द पार्ट ऑफ आइडियल कैपेसिटी। आइडियल टाइम जो है वो एक आइडियल कैपेसिटी का पार्ट है। एज ड्यू टू आइडियल कैपेसिटी आइडियल टाइम डज अराइज, आइडियल कैपेसिटी की वजह से आइडियल टाइम भी अराइज हो सकता है। अब आइडियल कैपेसिटी जो है अराइज होती है ड्यू टू अबनॉर्मल कॉजेस, हमेशा अबनॉर्मल कॉजेस की वजह से, ट्रेड डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर उतनी डिमांड ही नहीं है तो ट्रेड डिप्रेशन हो सकता है, रिसेशन पीरियड हो सकता है। और वेयर द प्लांट रिमेन्स अनयूटिलाइज, जहाँ पर जो है प्लांट या तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ बहुत टाइम से उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, तो आइडियल कैपेसिटी जो है वो इसको हम आइडियल फैसिलिटी भी बोलते हैं। आइडियल फैसिलिटी का मतलब होता है
कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास सारी फैसिलिटी है, उसके पास प्लांट है, मशीन है, किसी भी तरह का उनका ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही हैं, वो ऐसी ही पड़ी हैं, इनको यूज़ नहीं किया जा रहा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल फैसिलिटी। कि आपके पास फैसिलिटी है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद है कि नॉर्मल आइडियल फैसिलिटी कॉस्ट जो है वो अराइज होती है ऑन द अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल रीज़न, जो कि अनअवॉइडेबल है, उस रीज़न को आप अवॉइड नहीं कर सकते, और इनको जो है वर्क ओवरहेड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जो एबनॉर्मल है उनको आप जो है वो अराइज हो जाते हैं ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन और जो है रिसेशन की वजह से, और इनको जो है आप राइट ऑफ करते हैं कॉस्टिंग P&L में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है ओवर टाइम का। जो भी द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवर्स, यानी ये ओवर टाइम क्या होता है कि आपके नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। ज़्यादा काम कर रहे हो उसको ओवर टाइम बोलते हैं। और साथ ही साथ द रिम्यूनरेशन यूजली पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क इज एट डबल द नॉर्मल रेट। जब आपको इसकी जो रेम्यूनरेशन है वो कितनी मिल जाती है? डबल मिलती है नॉर्मल रेट से। अगर नॉर्मल रेट 1 रुपया है तो जो ओवर टाइम का रेट होगा वो आपके 2 रुपये होगा। ठीक है, अब ओवर टाइम करने की ज़रूरत क्यों होती है? जो मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ गई है, आपको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, इस वजह से जो है नॉर्मल ड्यूरिंग आवर्स में वो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से आपको जो है ओवर टाइम कर कर उस प्रोडक्शन को या उस डिमांड को इक्वल लाना है। तो इस वजह से आपको ओवर टाइम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इंक्रीज इन डिमांड एक फैक्टर है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर, वर्कर की शॉर्टेज है, कुछ वर्कर एब्सेंट है या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बाकी के वर्कर जो हैं उनको बोल दिया जाता है काम करने के लिए। अगर वो राज़ी हो जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए तो उनको ओवर टाइम के लिए बोल दिया जाता है, और उनको जो है पेमेंट कैसे मिलती है? डबल मिल जाती है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पेरिशेबल रॉ मटेरियल। अगर किसी तरह का जिसका जो नेचर है वो पेरिशेबल नेचर है, यानी बहुत जल्दी मटेरियल ख़राब हो सकता है, तो अगर उसको यूटिलाइज करना है तो अब आप ओवर टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई अर्जेंट ऑर्डर आया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ओवर टाइम की ज़रूरत पड़ जाती है कि उसी दिन पर आपको काम कंप्लीट करना है, तब ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास इक्विपमेंट कम है, मशीन्स कम है, स्पेस कम है उस जॉब को कंप्लीट करने का, तब आपको ओवर टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन वर्कर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच द प्रोडक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल आवर रिमेन्स लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड ओवर टाइम वर्क हैज़ टू बी डन बाय द वर्कर्स। क्या होता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वर्कर पर सही नहीं था, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, आप जो है सुपरवाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वर्कर ने जो है स्टैंडर्ड आउटपुट से कम जो है प्रोडक्शन किया है, तो फिर वर्कर को बोला जाता है कि वो ओवर टाइम काम करें। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? वर्कर जो है उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते क्योंकि वो थक जाते हैं, और फिर उनकी जो एफिशिएंसी है वो काम करने की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जितनी एफिशिएंसी के साथ काम वो नॉर्मल आवर्स में कर रहे थे। वर्कर की हेल्थ पर एडवर्सली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इफेक्ट होती है साथ में, क्योंकि वो वर्कर उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो क्वालिटी पर भी कहीं कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज हो सकती है क्योंकि आप लेबर कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डबल पे करोगे तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली सी बात है कि वो इंक्रीज होगी। अब ट्रीटमेंट क्या होता है ओवर टाइम कॉस्ट का? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ वर्कर इज पेड टू डबल रेट उनको देने होंगे वेजेस के, इंक्लूडिंग अलाउंसेस के साथ फॉर ओवर टाइम वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स अ वीक। यानी एक दिन के अंदर अगर 9 घंटे तक काम कर रहा है तो ठीक है, अगर 9 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो उनको ओवर टाइम का जो है पैसा देना पड़ेगा, और अगर 48 आवर्स एक वीक के अंदर करने हैं और अगर उससे ज़्यादा करता है तो उसको जो है ओवर टाइम के पैसे देने पड़ेंगे किसी भी एम्प्लॉयर को। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, अगर सपोज करो एक वर्कर है जो कि 60 घंटे काम करता है वीक में, और उसकी वीकली रेट पर जो है वो है 72 फॉर 48 आवर्स ऑफ द वीक। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो कितना काम करेगा। अब वेजेस जो है नॉर्मल 48 आवर्स वाली वो कितनी है? 72। ठीक है, नॉर्मल वेजेस उसको कितनी मिलती हैं? 72/48 इंटू 12 आवर्स, 12 आवर्स में 18 रुपये। टोटल ओवर टाइम कितना मिलेगा उसको? 18 रुपये, अगर वो 12 घंटे काम कर रहा है तो। ठीक है, और एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी की जाएगी? अब एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी की जाएगी? वो 12 घंटे के हिसाब से दोबारा उसको पेमेंट मिलेगी प्रोविजन एक्ट के हिसाब से। ये तो पेमेंट उसको मिली जो कि वो डबल रेट से मिलेगी, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो है टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये तीनों ऐड होंगे, एक तो 72 उसको मिलेंगे, बाकी के ये 2 वाले मिल जाएंगे, एक नॉर्मल वेजेस के हिसाब से और एक प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से।
ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या होती है ओवर टाइम पेमेंट की, नॉर्मल वेजेस फॉर 12 ओवर टाइम आवर्स ₹18 जो है चार्ज किया जाएगा, जो कि 18 नॉर्मल वाला जो ये वाला निकल कर आया था, इसको जो है जॉब ऑर्डर, जो भी जॉब ऑर्डर है यानी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर चार्ज किया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है, ये वाली जो है एक्स्ट्रा पेमेंट 18 वाली, ये वाली, इसकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको आप ओवरहेड में चार्ज करेंगे। इफ़ द ओवर टाइम वेजेस आर इनकर्ड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एट द इंस्टेंस ऑफ कस्टमर, जो भी इंटायर अमाउंट है अगर जो है कस्टमर की वजह से किया जा रहा है ओवर टाइम, तो पूरा का पूरा अमाउंट उस कॉस्ट ऑफ ऑर्डर पर किया जाएगा और कस्टमर से ही रियलाइज़ किया जाएगा, यानी कस्टमर से लिया जाएगा, उनकी डिमांड थी तो उनसे ही लिया जाएगा। फिर है इफ़ ओवर टाइम वर्किंग इज़ द रेगुलर फीचर इन अ फैक्ट्री टू मीट द कैपेसिटी शॉर्टेज, अगर ये इसलिए किया गया ओवर टाइम कि फैक्ट्री में कैपेसिटी शॉर्टेज है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको आप डायरेक्ट वेजेस के ऊपर चार्ज करेंगे। अगर ओवर टाइम इसलिए किया गया है कि ये केयरलेसनेस थी मैनेजमेंट के पार्ट पे, तो इसको आप ओवरहेड एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर एबनॉर्मल कंडीशंस हैं लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो इसका पूरा का पूरा अमाउंट किस पर चार्ज किया जाएगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट पर। प्रोसीजर क्या है कंट्रोल करने का ओवर टाइम वर्क को, जितना भी टोटल ओवर टाइम वर्क है उसको जो है शुड बी ड्यूली ऑथोराइज्ड फॉर एनालाइजिंग द रीज़न फॉर इट, उसको एनालाइज करना है कि ओवर टाइम करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या रीज़न है, उस रीज़न को एनालाइज करें और उसको फिर कंट्रोल करें कि अगर डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है तो हम पहले से ही थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ाकर चलेंगे, अगर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है तो वहाँ से मैनेजमेंट की दिक्कत को ठीक किया जाएगा। ठीक है। ओवर टाइम शुड बी चार्ज अगेंस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी ओवर टाइम है अगर आप कंसर्न डिपार्टमेंट पर चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यूचर। आप क्या करेंगे, जो है कंसर्न डिपार्टमेंट पर चार्ज करेंगे, इसलिए करेंगे कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकें और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें। उसके बाद है अगर ओवर टाइम जो है, इफ़ ओवर टाइम इज़ रेगुलर फीचर बन गया है, तो एफर्ट शुड बी मेड टू रिक्रूट एडिशनल मैन पावर। अगर रेगुलरली ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार करना पड़ रहा है, कोई ऐसा एग्जैक्ट रीज़न आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या रीज़न है कि आपको जो है मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम जो है लैक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, यानी प्लांट एंड मशीनरी ढंग की नहीं है या वो है ही नहीं आपकी फैक्ट्री के अंदर, या कोई अदर रिसोर्सेज आपका नहीं है, और अगर आता भी है तो बहुत लेट आता है, तो इसके ऊपर आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे कि किसी भी तरह से आप जो है अपने रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज़ करें, उनको इंक्रीज़ करोगे और उन जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने ओवर टाइम की कॉस्ट को। उसके बाद आता है हॉलीडे विथ पे और लीव विथ पे। हॉलीडे विथ पे का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी तरह से नेशनल हॉलीडेज़ हैं, लाइक आपका इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, फेस्टिवल हॉलीडेज़ हैं लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो जो भी अदर हॉलीडेज़ डिक्लेयर किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको जो है आप क्या मानते हैं, ये जो है मैनेजमेंट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं और ये एक नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं। अगर इन हॉलीडेज़ पर जो है मैनेजमेंट को पहले से ही पेमेंट करनी होती है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही वो एडवांस में बता देते हैं कि कितने कौन कौन से हॉलीडेज़ उनको दिए जाएंगे जो भी वर्कर्स हैं। इनकी जो पेमेंट होती है वो अनप्रोडक्टिव नेचर की होती है, और यहाँ पर वो क्यों होती है अनप्रोडक्टिव नेचर की, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं ना ही इंडिपेंडेंस डे पर आके काम करेंगे, ना ही रिपब्लिक डे पर आके काम करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो काम नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट होती है इन हॉलीडेज़ की, इनको जो है ओवरहेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। An estimated cost of all holidays of the year should be worked out and spread over all the 12 months. ईच मंथ बियरिंग एन इक्वल कॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो हॉलीडेज़ हैं ये वाले, इनकी जो कॉस्ट होती है वो 12 मंथ्स के अंदर स्प्रेड आउट की जाती है, यानी डिवाइड कर देते हैं और हर एक मंथ में ये जो कॉस्ट है इसको इक्वल कॉस्ट के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। मान लो अगर 12 महीने की अगर हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस मान लो 10,000 पे आए, 12,000 पे मान लेते हैं, ठीक है, 12,000 पे आए हैं और 12 मंथ्स में इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी हर मंथ में 1,000 रुपये वो जो है चार्ज करेंगे। ठीक है। द अदरवाइज एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ हॉलीडेज ऑफ अ मंथ टू दैट मंथ में नॉट बी हैप्पी सिचुएशन एज द पर्टिकुलर मंथ में हैव मैनी मोर हॉलीडेज वाइल द अदर मंथ मे हैव नॉट। इसमें क्या होता है कि अगर देखो अब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हॉलीडे, ये सारे जो फेस्टिवल्स के जो हैं नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह हो जाते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर एक मंथ में आए। ठीक है। अब कई बार तो क्या होता है एक ही महीने में बहुत सारे हॉलीडेज़ आ जाते हैं और कुछ महीने में तो आते ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं जितने भी टोटल ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं उनको पूरे महीनों से डिवाइड कर देते हैं और हर महीने उस एक्सपेंसेस को वहाँ से चार्ज करते रहते हैं। लीव विथ पे क्या होता है,
अब जो वर्कर्स होते हैं वो भी तो कई बार लीव लेते हैं, मेडिकल लीव ले लेते हैं या उनको कहीं जाना होता है तो कैजुअल लीव ले लेते हैं। तो अब जो वो लीव लेंगे तो हम उनको क्या नाम देंगे, लीव विद पे। ठीक है, वो अगर लीव ले लेंगे, यहाँ पर देखो, द वर्कर्स आर वर इंटाइटल्ड टू लीव विद पे फॉर सम डेज इन अ ईयर एज अ प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्कर चाहे तो कैजुअल, प्रिविलेज या मेडिकल लीव या किसी भी तरह की लीव जो है वो ले सकता है। कुछ एक मिनिमम लिमिट होती है कि आप इतनी लीव ले सकते हैं, जैसे एक महीने में आप 4 दिन की ले सकते हैं, एक महीने में आप 2 दिन की लीव ले सकते हैं। इस तरह से एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, इतनी लीव अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई वर्कर उस लीव को नहीं लेता, 4 दिन की छुट्टी नहीं लेता, तो क्या होता है कि उसको जो है पेमेंट दी जाती है उन लीव के ऊपर कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। तो उसके ऊपर जो उनको पेमेंट दी जाती है, उस पेमेंट को ये जो है कॉस्टिंग अकाउंट में जो है ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि कॉस्टिंग में डाल देते हैं, कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट में। और इन दोनों के बीच में, हॉलीडे विद पे और लीव विद पे के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पर तो आपकी जो हॉलीडेज़ हैं वो आपकी फ़िक्स रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हॉलीडेज़ होती हैं कैजुअल, मेडिकल या प्रिविलेज वगैरह की, वो आपकी कॉन्टिंजेंसी होती हैं, फ़िक्स नहीं होती हैं। कभी भी कोई पर्सन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो महीने में एक ऐसा पर्टिकुलर दिन होगा कि वो उसी दिन बीमार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जब भी उनको बीमारी हो जाती है या कहीं कोई जाना पड़ जाता है, किसी की मैरिज अटेंड करने जाना पड़ जाता है, तो वो जो है एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर नहीं होती, यानी फ़िक्स नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली जिस भी हिसाब से होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। The estimate of cost for leave with pay for the whole year would be based on the budgets of the previous periods. उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ये दोनों जो हैं एक तरीके से एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो इनको जो है चार्ज किया जाता है इन्फ्लेटेड रेट ऑफ वेजेस पर, उसी कंसर्न जॉब या आप कह सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट पर या स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स पर। आज यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।